हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कहाँ पे थे हम बच्चों? जी आई, ओके। जस्ट कन्वर्स देखी तुमने वो वीडियो? ग्रेविटी ऊपर लगती है। ये यार एक ना हम लोगों ने ऐसे टीचर्स डे पे कंपटीशन था हमारा, उस पे एक वीडियो बनाई थी हमने। खैर मतलब मेरा रोल तो बहुत कम था। गगन सर हैं, उनका आइडिया था सारा। जस्ट कन्वल को कैसे पता चला ये नहीं पता मुझे। कोई होगा इसका, कोई दोस्त दुश्मन होगा एस्पायर में। वैसे तो यूट्यूब पे ही है। क्या ये हो सकता है कि जस्ट कन्वल यूट्यूब ज्यादा देखता है? हाँ बच्चों, बताओ बच्चों इसमें जी पार्ट में डाउट्स। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन, इसमें इंडक्टेंस दी हुई है हमें और टर्न्स दिए हुए हैं, करंट दिया हुआ है। तो अच्छा, इसमें कंफ्यूजन ये हुई होगी कि नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, राइट? तो हम तो सीधा फाई इक्वल टू एल आई लगाएंगे बच्चों, राइट? जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो एल के अंदर पहले से ही इंक्लूडेड होते हैं। हमें दोबारा कोई नंबर ऑफ टर्न से नहीं मल्टीप्लाई करना होता। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन, करंट 5 है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10, potential difference across the coil is 140, current is 5, decreasing at the rate of 10, the potential difference is 60. सेकंड का आंसर आप क्या कह रहे हो कि नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है? मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, एल इंटू आई निकाला है, और फिर क्या किया, इन्होंने नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड किया हुआ है, इज इट? नहीं बच्चों, इसका बी कर लो आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक हमें ये मानना होगा कि इस कॉइल की कुछ रेजिस्टेंस है। मतलब ये आपका इस तरीके का बच्चों फिगर बनेगा थर्ड में। मतलब ये कैसे क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगर तो रेजिस्टेंस नहीं होती फिर तो ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होती, फिर तो दोनों केसेस में सेम ही होती ना, फिर डिफरेंट नहीं आ सकती थी। अब ये डिफरेंट कैसे आई है, जैसे अगर आप कॉइल में आपने एक बैटरी लगा दी और एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दी, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि बैटरी की ईएमएफ क्या होती है, एल डी आई बाय डी टी। तो 7 ये किसकी आवाज आई भाई एकदम? तो अब ये बन गया, एक केस में तो बन गया एल डी आई बाई डी टी, मतलब माइनस आई आर, दिस इज 140, मतलब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज एल डी आई बाई डी टी। फर्स्ट केस में इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10, तो मतलब आपका डी आई बाई डी टी जो है वो +10 है, तो एल इंटू 10 माइनस 5 आर इज 140। सेकेंड केस अगर हम लेते हैं, ये है डिक्रीजिंग, तो अच्छा एक हाँ माइनस साइन आगे भी आएगा है ना, मैं वो लगाना भूल गया था।
तो ये सेकंड बन गई 10L माइनस 5R इज इक्वल टू 60। इससे बच्चों आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, देखो जो ये वाली टर्म है, इस टर्म में क्या गड़बड़ है? -10L माइनस 5R इक्वल टू 140। इसमें क्या गड़बड़ है बच्चों इस एक्सप्रेशन में? एक बार सोच के बताओ मुझे। हाँ बच्चों बताओ, ये एक्सप्रेशन ठीक है गलत है? देखो हमें बच्चों एक्चुअली ये नहीं बताया हुआ कि 140 पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, राइट? हमें ये नहीं बताया हुआ कि वो जो 140 पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VB है या VB माइनस VA है, इजंट इट? तो वो हमें थोड़ा सा इक्वेशन देख के आइडिया लगाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिखी है दैट इज -10L माइनस 5R, राइट? मैं प्रॉपर बिल्कुल बच्चों एक बार आपको ना एक बार के लिए प्रॉपर किरचॉफ लिख के दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लो हम A से B बच्चों किरचॉफ लिख रहे हैं, हम ऐसे लिखते VA माइनस LdI/dt माइनस IR इज इक्वल टू VB, राइट? तो यहां से रीअरेंज टर्म्स LdI/dt प्लस IR इज इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अब चलो मैं यहाँ वैल्यूज डाल देता हूँ। फर्स्ट केस में L इंटू 10 हो गया प्लस फाइव आई, इसको मैं 140 लिखूं या -140 लिखूं बच्चों? ऐसे ही आप देख सकते हो कि जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी, बस बाकी तो सब सेम ही बनना है, बस वहां पे -10L प्लस 5i बनेगा, है ना? क्योंकि वहां पे di/dt -10 डल जाएगा। फाइव आर आई की तो वैल्यू डाली है, तो हम यहाँ डालते हैं 140, यहाँ डालते हैं 60, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड कर दिया 10R इक्वल टू 200, R आ गया 20 और L कितना आ गया
4। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मतलब इसमें दिक्कत क्या थी पहले जो कर रहे थे, क्योंकि चाहे हम 140 लिखें या -140 लिखे, या तो हम दोनों में प्लस लिखेंगे या दोनों में माइनस, आंसर तो आ ही हाँ जाएगा। एक में हाँ नेगेटिव हाँ, आएगा, उसको सीधा कर दो। बस यही है कि या दोनों में प्लस लिखो या दोनों में माइनस लिखो, बस ये ध्यान रखना, और तो कुछ नहीं। सर यस सर हमें रेजिस्टेंस दी होगी कि अपने आप ये अज्यूम करनी है कि रेजिस्टेंस होगी कुछ? मतलब इस क्वेश्चन में तो सिचुएशन से पता चल रहा है, कोई और केस होता तो हम कह सकते थे कि भाई पता नहीं चल रहा, बट क्योंकि यहाँ पे सेम di/dt के हिसाब से दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस बन रहे हैं, राइट, इसलिए हमें पता चल रहा है कि भाई इस केस में तो रेजिस्टेंस है। सर अगर रेट अलग होते? हाँ, फिर नहीं हम कह सकते थे। ठीक है सर। आगे बच्चों, सेवेंथ हुआ बच्चों? सेवेंथ में देखो बच्चों क्या करना है, अब देखो कि दोनों इंडक्टर्स पैरेलल में हैं, तो मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो -L1 di1/dt शुड बी इक्वल टू -L2 di2/dt। ये कट गया, तो अगर मैं अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दूं, आई विल गेट L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, उससे निकल आएगा। आगे बच्चों, तो बच्चों ये आपको आइडिया लग गया होगा, इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से आपको मतलब di/dt को प्लस या माइनस पुट करना है, ठीक है। आई पार्ट, टेंथ अभी छोड़ दो, बाकी हो गए। टेंथ अभी नहीं हो सकता, इसमें एक कंसेप्ट अभी पढ़ना है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने आंसर ठीक कराया था, डी आएगा। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 जी पार्ट। बच्चों ये टॉपिक इजी है या पढ़ाई नहीं कर रहे आजकल? डाउट्स पूछ नहीं हो? तो बच्चों ये आंसर, जैसे कोई भी ऐसा कुछ पूछा हो ना, तो आप सिंपल सोलेनॉइड के लिए चेक कर लो, उससे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो n² था, तो इसलिए थर्ड का आंसर सी आ गया। सेवेंथ क्वेश्चन, कंडेंसर क्या होता है? कैपेसिटर।
तो उसमें पहले फ्लक्स फाई है, सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चों, पहले फ्लक्स फाई है, ठीक है। तो फाई क्या होएगी, सम एल इंटू आई नॉट, जो भी इनिशियल करंट है। तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बच्चों आप इस फॉर्म में लिख सकते हो बस। अब आप क्या करो, इसको जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल, तो ये क्या बन गया, फाई स्क्वायर बाय 2l। so you can write in energy in terms of flux, तो एनर्जी हाफ हो गई, तो इसका मतलब फ्लक्स जो है 1/√2 टाइम्स हो गई। सर एक बार और रिपीट कर दूं। दोबारा देखो, मैंने क्या किया, फ्लक्स का जो फॉर्मूला था फाई इक्वल टू एल आई था, एनर्जी का क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, तो उसको क्या किया मैंने, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, एल स्क्वायर आई स्क्वायर, वो क्या बन गया, फाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एल आ गया। तो ये एनर्जी की दूसरी फॉर्म बन गई। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, मैंने ये बताया था, मतलब जब भी कोई आपको कोई इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हो ना, कि किसके प्रोपोर्शनल है या क्या है, आप हमेशा सोलेनॉइड वाला केस से कंपेयर कर लो। मतलब हमें जब कॉइल लिखा होता है तो उसको हम इस टाइप की कॉइल ही मानते हैं, सोलेनॉइड वाली कॉइल ही मानते हैं। तो सोलेनॉइड में एन स्क्वायर आया था ना, इसलिए मैंने बोला है। सर यस। एक बार सेकंड क्वेश्चन भी देख लो। इसमें तो सारी वैल्यूज कट जा रही हैं, तो फिर इसमें तो एल आंसर आना चाहिए ना। नहीं, इसमें आप ये देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम वायर है। ये एक और जो पहले भी एक हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये कंसेप्ट यूज किया था। तो वायर की लेंथ सेम रही, अब वायर की लेंथ कितनी यूज हुई होगी, अगर वो एक टर्न में उसकी 2πr लेंथ लगी, और उसकी लेंथ आपको एल दी हुई है, ठीक है। अब आपको कहा है कि उसी वायर को आपने l/2 वाले में वाउंड किया है और रेडियस r/2 हो गया। तो इससे बच्चों सेकंड केस में नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या इफेक्ट आएगा, बताओ। जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज μ0 n a² a और l तो चलो आप निकाल ही लोगे। अब बात बची, सॉरी ये मैंने गलत लग गया, μ0 n² a/l। तो what can you comment about the number of turns in the first case and the second case? आपको ये कहा है कि वायर की फिक्स लेंथ है, वो मतलब टोटल लेंथ कंजर्व करके निकल जाता ना। तो आप ऐसे लिखोगे कि n1 इंटू 2πr1, ये फर्स्ट केस होगा, राइट, विल बी इक्वल टू n2 इंटू 2πr2। तो ये आपके पास n1 और n2 की रेशो आ गई,
जो कि रेडियस की रेशियोज के इक्वल है। ठीक है, एल वाला फैक्टर भी तो है, हम्म n1 इसमें इंटू 2 पाई r1 l, मतलब एल क्यों आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स को देखना है ना, कितने होंगे अब, तो टोटल लेंथ करेंगे, नहीं तो वो तो अपने आप n1 विल टेक केयर ना। एल भी तो आना चाहिए। एल क्यों आएगा? 2 पाई r1 हो गई एक टर्न की लेंथ, उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किसी और का था तो बता दो, मेरी ये गलती थी। क्या क्या कह रहे हो बच्चों? यही लिखेंगे हम सीधा, n1 इंटू 2 पाई r1 इज इक्वल टू n2 इंटू 2 पाई r2। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? है ना, एक टर्न की लेंथ क्या हुई? 2 पाई r1, और उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल लेंथ आ गई। आगे बच्चों, एट्थ क्वेश्चन बच्चों, अगर तो सीधा ड्राइव हो गया था तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी करवा रहा हूँ। बेसिकली इंडक्टर्स में भी रेजिस्टर्स जैसा ही होता है सारा कुछ, सीरीज पैरेलल। ये आपको उससे हिंट भी मिलेगा ना, जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा ही बना था ना, L1 I1 इक्वल टू L2 I2। रेजिस्टर में भी यही होता है, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। एनीवेज हम लिख लेंगे आज। और कोई क्वेश्चन बच्चों? आई पार्ट, एट्थ क्वेश्चन में क्या है? कॉइल 2 में आपको करंट दे दिया, इंक्रीजेस एट द रेट दिस मच, मतलब di/dt दे दिया, और कॉइल 1 की वोल्टेज दे दी, तो 25 मिली वोल्ट इज इक्वल टू m इंटू di/dt विच इज गिवन टू यू एज 15। तो आपके पास m आ गया 25/15। तो अब फ्लक्स क्या होती है? m इंटू आई। तो 25/15 इंटू 3.6। बस ये ध्यान रखना है, मिली में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ मिली था। मतलब जो फर्स्ट पार्ट दिया क्वेश्चन का उससे m निकला, सेकंड पार्ट में हमने वो m को यूज कर लिया फॉर्मूला में, phi इक्वल टू mi। राइट, डन बच्चों? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
बच्चों मेरे पास एक डिमांड आई है कि मेजर टेस्ट के लिए 3 वीक्स मिले। मैं तो वैसे नहीं हूँ बिल्कुल इसके फेवर में, बट स्टिल आप लोगों का क्या ओपिनियन है बताओ। अ, पोल बनाया जाए। ये लो बच्चों, पोल आ गया आपके स्क्रीन पे, सुन लो। क्वेश्चन वहां पे कुछ और लिखा हुआ है। जो लोग 3 वीक्स चाहते हैं दे शुड मार्क यस। जो लोग 2 वीक्स चाहते हैं दे शुड मार्क नो। ठीक है, आई एम रिपीटिंग। जो लोग 3 वीक्स चाहते हैं दे शुड मार्क यस। जो लोग 2 वीक्स चाहते हैं दे शुड मार्क नो। सर सिलेबस सेम ही रहेगा कि अगर 3 वीक्स होंगे तो सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा? फिर कुछ तो बढ़ेगा अगर 3 हाँ वीक्स होंगे तो। ठीक है सर। ये मैं पोल नहीं कर, मतलब मैं नहीं कर सकता, नहीं तो मैं भी नो मार्क कर देता। सर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं आपकी जगह पे नो कर देती हूँ। ठीक है, हाँ। हाँ जी, कर दिया सबने। कर दिया, मैं एंड कर रहा हूँ। ये कमाल है, मुझे ही नहीं दिख रहा कुछ। क्या रिजल्ट है? मेरे पास तो 0-0 ही आ रहा है। 53-47। यस सर। क्या 23 किस पे है? सर 53 यस है, 47 नो है। 53-47। 53 यस है 53? सर और 47 नो है। 47 नो है। अच्छा, ये क्या दोनों आंसर हो सकते थे क्या? फिर क्या फायदा हुआ, ये तो ड्रॉ कर दिया आपने। नहीं सर, अच्छा, यस परसेंट, में सॉरी सॉरी, 40% परसेंट आता है। है। ठीक है, मुझे लगा स्टूडेंट्स है। सर अभी 5-6 बच्चे क्लास में है भी नहीं सर, वो नो ही करते अगर होते तो सर। अच्छा। यस नो यस ही। भी तो कर सकते थे सर। चुप हो जा। वैसे आई एम इन नॉट इन बहुमत नहीं फेवर है ऑफ सर, आप टीचर्स को ले लो। एंटिसिपेट। आप टीचर्स को ले लो, वैसे बहुमत नहीं है। नहीं, आई वुड से चलने दो जो है। आपको बहुत पहले बताया हुआ था, और अब मतलब थोड़ा तो अपने को सीखना ही पड़ेगा, है ना। मतलब अब आगे तो गोइंग फॉरवर्ड सिलेबस बढ़ेगा ही, तो
लेट इट बी, थोड़ा जोर लगाओ और मतलब थोड़ा ट्रस्ट रखो कि जो पहले किया है वो आता ही होगा। और सिलेबस भी कोई इतना ज्यादा तो है नहीं। सर 4 चैप्टर सिर्फ बॉटनी के हैं। अच्छा, ये क्या है, कम है ज्यादा है, मुझे पता नहीं। बड़े बड़े हैं। अच्छा, कोई नहीं, अभी से लग जाओ। मैं चलो ये करा दूंगा कि नेक्स्ट वीक आपका एक दिन एक्स्ट्रा फ्री करा दूंगा। ठीक है। यस सर, ये ठीक है। हम्म। एक चीज सर कर लेना कि कोई भी फिर वो जो क्लासेस कम हो रही हैं उसमें एक्स्ट्रा क्लास ना हो बाद में उसकी। हाँ हाँ, वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा। ठीक है। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम फ्लक्स लिखते हुए नंबर ऑफ टर्न से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि मतलब वो जो फ्लक्स निकलती है जब हम बी इंटू ए करते हैं वो एक सिंगल लूप के लिए होती है। तो अगर n टर्न्स होंगे तो फिर हमें हर टर्न के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिसाइड ये हुआ कि मैंने डेमोक्रेसी चलने नहीं दी, मैंने अपनी चला ली डिक्टेटरशिप। और 2 वीक्स बाद ही हो रहा है आपका टेस्ट। बट हाँ, नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा सा शेड्यूल वाइज रिलैक्सेशन मिल रही है। ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट आता है LR सर्किट्स, ये अगेन बच्चों जैसे पहले था RC सर्किट्स, ये एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। हमें इसमें क्या समझना है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट केसेस नाउ जहां हमारे सर्किट्स के अंदर इंडक्टर लगा होगा। आज तक हमने ऐसे केसेस किए थे जहां पे कैपेसिटर लगा होता था या रेजिस्टर लगा होता था। अब हम बात करेंगे जहां पे इंडक्टर लगा होगा। तो हमें इंडक्टर का बेसिक रोल तो समझ आ गया है कि वो स्लो कर देता है कोई भी चेंज को। उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हमें पता है कि क्या है, LdI/dt। तो फाइनली उससे क्या रिजल्ट बन जाता है वो क्या है, देखो। हमें ये पूरी मैथ्स नहीं करनी, हमें बस आ, ये करना है कि अनचार्ज इंडक्टर जो होता है बच्चों, वो t इक्वल टू 0 पे बिहेव करता है लाइक अ ब्रोकन वायर, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे बिहेव करता है लाइक अ स्ट्रेट वायर। बस ये नोट कर लो। तो अगर आपको याद हो तो ये बिहेवियर एग्जैक्टली कैपेसिटर के ऑपोजिट हो गया। ये याद आ रहा है बच्चों? तो बस उस तरीके से याद रखना है। सर जो हमने लास्ट लिखा था कल, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, उसके बाद ये लिखे, उसके बाद हाँ, ये लिखने मतलब हेडिंग क्या था? हेडिंग दो LR सर्किट। उसके अंडर ये नोट करो बस कि अनचार्ज इंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है।
हाँ जी, अगला लिख लो बच्चों, चार्ज कैपेसिटर। चार्ज इंडक्टर। तो वो t इक्वल टू 0 पे it will behave like a source providing current I naught। I naught का मतलब है जो भी करंट उसमें t इक्वल टू 0 के जस्ट पहले था। ये अनचार्ज के बाद लिखना है। यस, अच्छा वो भी लिखा नहीं था क्या ऊपर वाला? और कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ रेड वाला ही लिखना था। अच्छा, चार्ज अनचार्ज का क्या मतलब है इंडक्टर का? मतलब अनचार्ज मतलब जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, चार्ज मतलब जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। हाँ, चाहे उसको एनर्जी स्टोर्ड की टर्म्स में कह सकते हो। लिख लिया बच्चों? अच्छा, तो देखो इससे बेस्ट क्वेश्चन देखो।
कि t इक्वल टू 0 पे हम की क्लोज कर रहे हैं। बताओ बच्चों। सर यस। सर चार्ज्ड कंडक्टर मतलब जिस कंडक्टर मतलब चार्ज इंडक्टर मतलब जिस इंडक्टर की इंडक्टेंस है कुछ। नहीं नहीं, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें मतलब पहले से ही कोई करंट फ्लो कर रहा था। अच्छा सर, मतलब इस केस में अनचार्ज्ड है ये। हाँ, इसमें तो पहले कुछ था ही नहीं। हाँ, ठीक है सर। एक मिनट सर, चार्ज का दिखा दो, टी इन्फिनिटी वाला, मैं बता ही तो क्या था। t इक्वल टू ठीक है, हो इन्फिनिटी तो सेम ही है, स्ट्रेट वायर ही है। हो गया बच्चों? कर लो आराम से। इसमें हम इंडक्टर को पहले अनचार्ज मानेंगे क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ।
ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे हम ये कह पाते हैं कि भाई हाँ इंडक्टर में पहले कोई करंट फ्लो कर रहा था, इसलिए वी विल कंसिडर दिस एज अनचार्ज्ड। तो क्या करना है बच्चों, t इक्वल टू 0 पे क्या करोगे आप, इंडक्टर को ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर दो, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। ठीक है दीपजोत, ना बिल्कुल आसान है भव्य आदित्य, ठीक है। नितेश ठीक है, हाँ आदित्य। ने लिखा है अनचार्ज इंडक्टर t इज इक्वल टू 0 पे वो ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो समझ भी आता है। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे स्ट्रेट वायर का क्या मतलब है, फिर तो वो अनचार्ज रहेगा ही नहीं ना। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब इसका मतलब है कि जो अनचार्ज इंडक्टर आपने पहले लिया था, अब उसके थ्रू कोई करंट वगैरह पास किया तो अब फाइनली तो वो अनचार्ज ही रहेगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो कुछ ना कुछ करंट उसमें हो ही जाएगा, बट t इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है कि अब सर्किट में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्टेडी स्टेट आ गई। सर यस सर जैसे करंट सर पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी की सर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा, तो सर जैसे इंडक्टर का काम तो सर वो है कि मतलब रेट को स्लो कर दे, वो पास कर रहा है जो उसमें से करंट। तो सर मतलब 3 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है सर उसमें तो ज्यादा देर तक जो पूरा करंट जा रहेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में समझाता हूँ। देखो बच्चों इसमें क्या आंसर आएगा, t इक्वल टू 0 पे कैसा सर्किट बन गया, t इक्वल टू 0 पे ये सर्किट बन गया, तो ऑब्वियसली ये ओपन सर्किट है, यहाँ तो करंट 0 ही हो गया। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये सर्किट हो गया। तो कितनी रेजिस्टेंस हो गई 5, तो करंट क्या हो गया 2 एम्पीयर। तो ये करना था हमें, ठीक है। सर यस सर सोर्स प्रोवाइडिंग करंट आई नॉट, इसका मतलब? हाँ मैं बता रहा हूँ, उस पे आते हैं। जैसे ये वाला जो एग्जांपल था ये था अनचार्ज्ड वाला, तो इसमें बच्चों देखो हुआ क्या, अगर मान लो इंडक्टर होता ही ना सर्किट में, हमारा सर्किट सिंपली ये 2 रेजिस्टर से बना होता, तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर 2 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा, जो हम करंट वाले चैप्टर्स में करते थे। अब भी वही 2 एम्पीयर करंट ही फ्लो कर रहा है, लेकिन बस डिफरेंस क्या आ गया कि अब ये 2 एम्पीयर करंट फ्लो करने में मतलब जितनी देर बाद हमें 2 एम्पीयर करंट मिलेगा वो टाइम ज्यादा होगा कंपेयर टू द केस जब इंडक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इंडक्टर ने सिर्फ ये जो प्रोसेस था कि जो करंट 0 से 2 एम्पीयर हो रहा है, इसने इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, सर यस सर फिर इससे जैसे सर हमने 3 एम्पियर और सर 2 एम्पियर के बल्ब लगा दिए सर, 2 3 ओम और 2 ओम के, हाँ हाँ तो सर मतलब 3 ओम वाला जल्दी मतलब कि ग्लो कर जाएगा अपनी फुल, और सर जो 2 ओम वाला होगा वो धीरे धीरे करेगा। नहीं 3 और 2 तो सेम ही है, मतलब सीरीज में ही है दोनों, तो दोनों के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो
एक साथ ही होगा। लेकिन सर करंट तो सर इंडक्टर से पास बाद में कर रहा है सर। नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि इंडक्टर की पोजीशन क्या है। मेन बात तो ये है कि इंडक्टर इस सर्किट के अंदर आ गया ना सीरीज में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडक्टर वाली ब्रांच में फर्क पड़ेगा। फर्क तो पूरे सर्किट में ही पड़ेगा जहां पे इंडक्टर सीरीज में आ गया। अच्छा सर, मतलब 3 ओम वाले पे भी उसी रेट पे जाएगा। हाँ मतलब पूरी ब्रांच में करंट तो सेम ही रहेगा ना। हाँ जी ठीक है सर, समझिए। Excuse me, sir. यस। अगर उसने टी इंफिनिटी पे जाके स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करना शुरू किया और बाद में हमने मान लो बैटरी सप्लाई को हटा दिया, तो अब वो पूरी तरह चार्ज्ड है और मतलब अब उसको वो उस पॉइंट T0 से लेके टी इंफिनिटी टाइम लगेगा ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करने में। एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल करो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब बच्चों ये सर्किट है, t इक्वल टू 0 पे तो बच्चों वही किया हमने। ये बच्चों इसको कुछ और वैल्यू लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस वैसे ही 2 ओम वाले दो हैं तो वो कंफ्यूजन नहीं होगी कुछ। बस ये कर लो बच्चों, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
सर डी और ई में क्या डिफरेंस है? किसमें, दोबारा बोलो। डी और ई में सर। डी कह रहा है जस्ट आफ्टर, ई कह रहा है लॉन्ग टाइम आफ्टर। अच्छा ठीक है सर। ये इंडक्टर बच्चों इनिशियली अनचार्ज था, ठीक है। जब कुछ नहीं मेंशन तो इसका मतलब यही होता है कि अनचार्ज्ड है। नहीं भाई, अभी जो आंसर आए हैं मेरे पास वो गलत है। कुछ पार्ट्स तो आसान है बच्चों, एक आधा ही पार्ट है जिसमें सोचना है। भव्य ठीक है। मनमंदिर ठीक है। अवल जो ठीक है, गुड।
नहीं, just before t equal to t1 is not t equal to 0. t equal to t1 तो बहुत देर के बाद आ रहा है. हाँ, इन्फिनिटी मान सकते हो. मतलब t1 इज वेरी लार्ज, दिया हुआ है लॉन्ग टाइम, तो आप t1 को भी इन्फिनिटी मान सकते हो. नितिश ठीक है. देखो बच्चों, बता दूं. सी, सबसे पहले तो करंट इन 3 ohms जस्ट बिफोर t इक्वल टू t1, मतलब लॉन्ग टाइम हो चुका है. बस ये आपने जो कीज ओपन क्लोज की हैं वो नहीं की, उससे जस्ट पहले. तो 3 ohm वाले में क्या हो गया? पहले हमारा सिर्फ लेफ्ट वाला सर्किट बन रहा है, लेफ्ट लूप, राइट लूप तो बन ही नहीं रहा. तो कितना करंट आ गया बच्चों? लेफ्ट वाला सर्किट, लेफ्ट वाला लूप, उसके अंदर भी इंडक्टर स्ट्रेट वायर बन गया. तो क्या आ गया? ये बेसिकली जो पीछे वाला ही केस बन गया. तो इसका आंसर आ गया 10/5 2. ठीक है. अब बच्चों, इससे आप सीधा ए पार्ट, सी पार्ट आंसर कर सकते हो. जैसे ही आपने की 1 को ओपन कर दिया तो ऑब्वियसली वो तो सर्किट ही ब्रेक हो गया. तो 3 ओम वाले में करंट 0 हो जाएगा. जो 1 ओम वाला है वो तो मैंने ऐसे ही पार्ट बना दिया था, इसका तो 0 ही आएगा. वो तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो उसमें तो क्या ही करंट आना है. अब बच्चों डी पार्ट देखो. मेन तो जो सोचने वाला था वो डी पार्ट था. देखो बच्चों, जब हमने ये वाला किया जो दिया हुआ है, K1 ओपन किया, K2 क्लोज किया, हमारा क्या सर्किट बन रहा है? ये सर्किट है. अब बच्चों यहां पे हमने इंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज करनी है जो मैंने आपको लिखवाई थी. ये अब एक चार्ज इंडक्टर था, राइट? तो इसमें जो करंट था वो अभी एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा था?
चेंज करने से पहले? बताओ बच्चों। टू एम्पेयर, राइट? तो इसमें अभी भी 2 एम्पेयर ही फ्लो करेगा, विच मीन्स जो 1 ओम वाला रेजिस्टर है उसके थ्रू भी 2 एम्पेयर ही ट्रैवल करेगा। ठीक है ना? तो जैसा मैंने आपको दोबारा बोला था, बताना। ये एक चार्ज्ड इंडक्टर था, राइट? तो इसने कैसा बिहेव करना था? इसने एक करंट सोर्स की तरह ही बिहेव करना था, जिसमें वही करंट होगा जो कि इसके थ्रू पहले फ्लो कर रहा था। तो इसके थ्रू पहले 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था, तो जस्ट बाद में भी इसके थ्रू 2 एम्पेयर ही फ्लो करेगा। बट ये करंट इसलिए निकला क्योंकि हमने बोला था कंडक्टर अपने थ्रू कोई भी जो करंट में चेंजेस को रेजिस्ट करता है। यस। तो पहले 2 फ्लो कर रहा था, आपने तब भी बोला था कि वो रेजिस्ट करता है, मतलब करने की ट्राई करता है, पूरी तरह कर नहीं पाता, चेंज तो आएगा ही। हाँ, हमें बट वो हाफ चेंज, एल आई स्क्वायर से नहीं निकालना चाहिए। नो नो नो, वो चेंज जो है वो लेटर ऑन आएगा। अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि एकदम से क्या होगा जब आपने सर्किट में चेंज किया, तो इंडक्टर में एकदम से कोई चेंज नहीं आता, राइट? तो इंडक्टर में ये जो नई सिचुएशन बनी, इससे जस्ट पहले 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था, तो इंडक्टर में अभी भी 2 एम्पेयर करंट ही फ्लो करेगा। सर यस। सर हमने कहा था कि इनफाइनाइट टाइम के बाद एक इंडक्टर ब्रोकन वायर की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। हाँ, तो सर जो T1 टाइम है सर उसको भी हमने इनफाइनाइट ही मानना है। हाँ, T1 भी इनफाइनाइट है, और जो ई पार्ट में हम कह रहे हैं लॉन्ग टाइम आफ्टर T इक्वल टू T1। हाँ जी सर, वो भी इनफाइनाइट है। हाँ, और सर जो मतलब कि सी पार्ट में मतलब सर ए पार्ट में हम कह रहे हैं कि जस्ट बिफोर T1 सर उसको भी इनफाइनाइट लेना चाहिए। हाँ, वो भी इनफाइनाइट ही है। यस। हाँ जी सर, तो फिर सर फर्स्ट केस में इसने ब्रोकन वायर की तरह एक्ट करके जीरो क्यों नहीं किया का? नहीं नहीं, ब्रोकन तो वो तब बिहेव करता है ना T इक्वल टू 0 पे। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ठीक है सर। तो जैसे बच्चों मैंने आपको कहा था इनर्शिया ऑफ करंट, तो इंडक्टर अपने अंदर एकदम चेंज नहीं आने देता कुछ भी। तो इंडक्टर के अंदर जस्ट पहले 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था, तो अभी भी उसके थ्रू 2 एम्पेयर करंट ही फ्लो करेगा। फर्क सिर्फ सर इतना पड़ा कि पहले लेफ्ट वाले लूप में कर रहा था, अब राइट वाले लूप में करेगा। यस। सर जो ये करंट है 2 एम्पियर सर, ये मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा ना? अब बस कम होता जाएगा। ये अभी 2 है, अब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जो ई पार्ट है, ई में तो क्या होना है कि इसको अब स्ट्रेट वायर की तरह ही बिहेव करना है। तो सोचो अब ये जो राइट में जो मैंने सर्किट बनाया है, इसमें जब मैं इंडक्टर की जगह स्ट्रेट वायर कर दूंगा, तो रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट होगा? वो तो 0 ही हो जाएगा। तो तो पढ़ा इसलिए तो हमने लास्ट, ये कि मतलब कुछ टाइम करंट पास करने के बाद वो हाफ एल आई स्क्वायर की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। हाफ एल आई स्क्वायर तो एनर्जी होती है। ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ बच्चों, आया समझ?
एक बार दोबारा समझ लो इस बात को। मैंने क्या किया है, जो हमारा इंडक्टर था t इक्वल टू T1 से जस्ट पहले, मतलब ये जो हमने कीज ओपन क्लोज की हैं, ये जो प्रोसेस किया है, ये प्रोसेस करने से जस्ट पहले हमारा जो इंडक्टर है उसके थ्रू 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था। तो ये प्रोसेस करने के जस्ट बाद भी इसके थ्रू सेम 2 एम्पेयर करंट ही फ्लो करेगा। तो जैसा कि हमने पहले समझा था कि इंडक्टर अपने थ्रू कोई सडन चेंज नहीं आने देता। तो जितना करंट उसके थ्रू पहले फ्लो कर रहा था, सेम करंट उसके थ्रू बाद में भी फ्लो कर रहा है। ठीक है। हाँ, उसका वो चेंज हो गया, सर्किट चेंज हो गया। पहले जो करंट था वो लेफ्ट वाले सर्किट में फ्लो कर रहा था, बाद में वही करंट राइट वाले सर्किट में फ्लो करने लग गया। बट उससे इंडक्टर को क्या फर्क पड़ता है? इंडक्टर तो बस ये चाहता था कि उसके थ्रू जो 2 एम्पेयर करंट है वो सडनली चेंज ना हो। वो नहीं हुआ। बच्चों, ये क्लियर हुई बात? ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो बच्चों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ खास यूज नहीं है। बस जस्ट लाइक रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टर की तरह ही बिल्कुल होता है, सीरीज में सीधा ऐड हो जाता है। पैरेलल में वही रेजिस्टर्स की तरह।
इसमें बच्चों एक स्पेशल केस होता है, ठीक है, उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि जो इंडक्टर्स हैं हमने उनको इतना पास पास लगाया हुआ है कि उनकी आपस में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या मतलब है कि भाई उनकी फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड हो। So if inductors are close to each other, there can be mutual inductance as well. तो बच्चों इस केस में जो नेट इंडक्टेंस बन जाती है फिर वो डिपेंड करती है इस बात पे कि ये जो दोनों इंडक्टर्स हमारे लगे हुए हैं ये किस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें भी बच्चों फर्दर एक ये बात पे भी डिपेंड करता है कि वो मतलब एक दूसरे की जो फ्लक्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक ये फिगर में जो ध्यान से देखना, तो ये एक केस तो बच्चों ऐसे है, मतलब ये जो वायर है ये वाली, ये दोनों के फ्रंट पे ही है। मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो करंट लेफ्ट वाले इंडक्टर में अगर ऐसे जा रहा है, मतलब ये बच्चों मैं ब्लू एरोस जो है वो फ्रंट वाली साइड पे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो राइट साइड वाले पे भी ब्लू एरोस जो हैं वो फ्रंट पे ही हैं। मतलब दोनों केसेस में जो फील्ड की डायरेक्शन बन रही है वो सेम बन रही है। मतलब अगर लेफ्ट वाले में करंट फ्लो के कारण जो फील्ड है वो टुवर्ड्स राइट बन रही है या टुवर्ड्स लेफ्ट बन रही है, तो राइट वाले इंडक्टर में भी ये जो फील्ड बन रही है वो टुवर्ड्स राइट ही बन रही है।
अब बच्चों ये बात समझ आ रही है? सर यस। सर जो राइट वाला इंडक्टर है सर, उसमें जो ब्लू एरोज दिखाई हुई है आपने, सर वो फ्रंट पार्ट के लिए दिखाई हुई है। हाँ, दोनों में ही ब्लू वाली जो है वो फ्रंट के लिए है। सर फिर एक इंडक्टर में तो सर डाउनवर्ड जा रही है सर, और एक इंडक्टर में सर फ्रंट पे अपवर्ड जा रही है, तो सर फील्ड की तो अपोजिट आ गई। नहीं, दोनों में ही अपवर्ड जा रही है। एरो तो ऊपर ही है दोनों तरफ। वो तो मैंने पोजीशन, एक में एरो थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया, एक में नीचे दिखा दिया, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा सर, वो पोजीशन के लिए ऐसे लगा कि पीछे को है सर। तो इस केस से बच्चों जो नेट इंडक्टेंस बन जाती है, ये फॉर्मूला ही है बच्चों, वी कांट प्रूव दिस। यहां पे ये जो K होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं एज कपलिंग कांस्टेंट। तो K बताता है कि ये दोनों इंडक्टर्स आपस में कितना अच्छा कपल हैं, कितनी ज्यादा फीड लाइंस को ये शेयर करते हैं। ठीक है, तो दिस K lies between 0 to 1 and this will depend upon कि वो इंडक्टर्स दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं। हम वो निकाल नहीं सकते, हम तो बस मतलब हमें गिवन होगा, अगर गिवन होगा तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंडक्टेंस हो सकती है एक सिस्टम की, मतलब जब बेस्ट केस सिनेरियो हो गया K1 ही हो गया, तो वो क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस 2 रूट L1 L2। ठीक है, अब बच्चों सिमिलरली अगर B की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है, मतलब ये अब कैसे होगा, तो इन केसेस में बच्चों फिगर को बहुत ध्यान से देखना होता है। Again, blue is the front side. तो आप ऐसे सोचो कि मैं अब ये जो वायर है इसको दूसरे वाले इंडक्टर के बैक साइड पे ले गया, ठीक है, ये मतलब अब ये फ्रंट साइड है।
तो बच्चों इसीलिए ना इतना इस पे आता नहीं क्वेश्चन, मतलब सिर्फ आपको जो पूछा जाता है वो मैक्सिमम मिनिमम ही पूछते हैं वो। तो इस केस में अब क्योंकि अपोज हो रहा है तो नेट जो हो जाती है वो L1 प्लस L2 माइनस 2 के रूट L1 L2 हो जाती है। तो जो मिनिमम इंडक्टेंस है वो बन जाती है L1 प्लस L2 माइनस 2 L1 L2। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा 99.9% वो यही आएगा कि मैक्सिमम बताओ या मिनिमम बताओ। और मतलब ना आपको एक थ्योरी वाइज ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना अब हम ये नहीं कह सकते कि जब इंडक्टर सीरीज में लगे हैं तो भाई सीधा सीधा जो इंडक्टेंस है वो L1 प्लस L2 है, राइट? मतलब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ना इस टाइप से कि two inductors are connected in series, तो बताओ नेट इंडक्टेंस क्या होएगी? ए ऑप्शन कहती है L1 प्लस L2 के इक्वल, बी ऑप्शन कहती है ग्रेटर देन L1 प्लस L2, सी ऑप्शन कहती है लेस देन L1 प्लस L2, राइट? तो बताओ इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? तो तीनों ही ठीक हो गए, राइट? भाई अगर तो कपलिंग कांस्टेंट 0 है तो L1 प्लस L2 ही हो जाएगा। अगर एक दूसरे की फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो L1 प्लस L2 प्लस समथिंग भी हो सकता है, और अगर वो फील्ड्स ऑपोजिट हैं तो L1 प्लस L2 माइनस समथिंग भी हो सकता है, राइट? तो बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू जो न्यूमेरिकल है। ठीक है जी। आइडियली पैरेलल में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट आ सकता है, बट वो हम इग्नोर कर देते हैं। आ सकता है वहां पे बेसिकली, तो जहां पर भी एक की फील्ड लाइंस दूसरे के थ्रू क्रॉस करेंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ सकती है ना? ये चैप्टर नहीं अभी खत्म नहीं है, एक क्लास और लगेगी। मतलब बस थ्योरी वाले एक दो टॉपिक्स हैं, बाकी तो सारा डन है। ठीक है बच्चों, चलो फिलहाल बच्चों होमवर्क कुछ नहीं है, मैं आपको बस LR सर्किट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो आपको मैसेज कर दूंगा जो आप अभी करोगे, t=0 t=infinity वाले। बाकी तो इसको बस रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है जी? चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।